नमस्कार साथियों, 17th बीपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने अपने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें हम लोगों ने समझा था मौलिक अधिकार के बारे में। आज का जो हमारा बेसिकली विषय है उस विषय में हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जी हाँ, मौलिक अधिकार जो हमारे यहाँ पर क्या है, राज्य के विरुद्ध जो है वो हमारे दावे हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश है जो यहाँ पर लेकर आए गए हैं, किस लिए? ताकि एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। संविधान निर्माता एक चीज को तो बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर भारत को डेवलप करना है तो क्या करना होगा। यहाँ पर जो है हमें कुछ जो है वो विकास के लिए कुछ प्रोविजंस लाने होंगे, कुछ चीजों में हमें सुधार करना होगा, ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि उस टाइम पर हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। ऐसे में बी एन राव, दोस्तों याद रखिएगा नाम, बी एन राव, इनके यहाँ पर अध्यक्षता में जो पैनल है वो फाइनली गठित होता है और बात करता है कि क्यों ना ऐसे अधिकार जो यहाँ पर हर व्यक्ति को मिलने चाहिए लेकिन अभी राज्य उपलब्ध नहीं करा सकता, हर राज्य की जैसी क्षमता होगी वो इस आधार पर इसे उपलब्ध कराएगा, उनको यहाँ पर क्या है, उनको नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अगर हम कुछ बेसिक्स की फैक्ट्स की बात करें तो उन अंतरों को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे संविधान के भाग 4 में, जी हाँ दोस्तों, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक के बीच में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। जब हम इनकी बात करते हैं तो संविधान में इनके वर्गीकरण का कोई आधार नहीं है, परंतु एक आम समझ के लिए और इनको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए इनको 3 कैटेगरीज में रखा जाता है, जिसमें एक है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है उदारवादी। गांधीवादी उन नीति निर्देशक तत्वों को कहते हैं जिन नीति निर्देशक तत्वों में हमें गांधीवादी संकल्पनाओं की पता चलती है। महात्मा गांधी हमेशा बल देते थे ग्राम स्वराज पर, एक ऐसे राज्य, एक ऐसे शासन की स्थापना होगी जो गांव आधारित होगी, जिसमें गांव का विकास होगा। तो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी वो तत्व जो गांव के विकास की बात करते हैं उनको हमने यहाँ पर रखा है। जैसे कि हम लोग बात करें आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या है? ये आर्टिकल 40 है जो बताता है पंचायतों के गठन से संबंधित है और इसी को आप देखेंगे कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन क्या है? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर बात करें आर्टिकल 43 की, 43 बात करता है लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना की, जिसके लिए सरकार बार बार यहाँ पर एमएसएमई की बात करती है, छोटे उद्योगों की बात करती है। ये हमारे संविधान के भाग यहाँ पे आर्टिकल 43 में इसकी चर्चा है। 43B जो कि आपका सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है, जिसे यहाँ पर 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 46 जो आपका SC ST कल्याण, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। 47 जो आपके मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता है और यही रीजन है कि बिहार में भी जो शराबबंदी की गई है वो कहीं ना कहीं DPSP के हमारे आर्टिकल 47 का जो हमारा लक्ष्य है उसको इंगित करती है। 48 जो यहाँ पे पशुपालन वगैरह की बात करता है, ऑल्दो 48 का जो इसमें साइंटिफिक मेथड की बात की गई है वो उदारवादी में भी आता है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें समाजवादी लक्ष्यों की तो आर्टिकल 38 जो कि हमारा बात करता है लोक कल्याणकारी राज्य, इसमें क्या है, लोक सहायता की बात जो है इसमें की जाती है। आर्टिकल 39 जिसमें ये कहा जाता है कि महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर काम के समान अवसर होंगे, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39A जो कि आपका जो है फ्री एंड फेयर मैनर में जस्टिस इंश्योर करता है, न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो पाए, इसके बारे में यहाँ पर है। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और बेकारी से संबंधित है। आर्टिकल 42 मातृत्व सुरक्षा। आर्टिकल 43 की बात करें तो हर व्यक्ति अपना निर्वाह योग्य मजदूरी प्राप्त कर सके, इसके बारे में है। और आर्टिकल 47 पोषण स्तर की बात करता है, जैसे स्कूलों में बच्चों को क्या है यहाँ पर गोलियां वगैरह दी जाती है, सरकार पोषण माह का आयोजन करती है, वो कहीं ना कहीं हमारा
धारा 47 को परिलक्षित करता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे तत्वों की जो कि उदारवादी हैं, जिनका यहाँ पर क्या है, जो लक्ष्य है वो यहाँ पर कैसा है, एक समाज में साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देना। वो यहाँ पर है जैसे आर्टिकल 44 यूसीसी, इस साल के मेंस के एग्जाम के लिए आपका आर्टिकल 44 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो 68 67 में इस पे पूछ भी लिया गया है, परंतु इस बार के लिए भी आर्टिकल 44 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का कारण है कि ऑलरेडी भारत में उत्तराखंड ऐसा राज्य है, ऐसा पहला राज्य बन गया है दोस्तों जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है। ठीक है, तो क्या है आपका 44 जो किससे जुड़ा हुआ है, यूसीसी से। 45 है जो यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करता है, आंगनवाड़ी की बात करता है, ये आपका आर्टिकल 45 है। 48 जो कि बात करता है वैज्ञानिक तर्ज पर पशुपालन की। 49 जो कि आपका कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी संस्थान है उनका क्या है, संरक्षण किया जाना चाहिए, हमारे देश का जो हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व करके रखें। इसके अलावा 50 जो हमारा संविधान में शक्तियों का पृथक्करण है, ये हमें आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल 51 जो कि शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और यहाँ न्याय की बात करता है। तो डीपीएसपी के हमने यहाँ पर प्रकारों को समझा, लेकिन ये डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से किन मायनों में अलग है। यहाँ पर भी तो व्यक्ति के अधिकारों की ही वरीयता जो है वो दी जा रही है, परंतु फिर भी ये फंडामेंटल राइट से कुछ मायनों में अलग है। किन मायनों में अलग है, यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों बात करें एफआर और यहाँ लिखे डीपीएसपी, तो पहली बात ये है कि फंडामेंटल जो राइट है और डीपीएसपी देखो दोनों संविधान में वर्णित है। मौलिक अधिकार जहां हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, हमारे नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाद योग्य है। इस वाद योग्य का क्या मतलब है कि आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व अगर लागू नहीं होते हैं तो ये गैर वाद योग्य है। इसका मतलब इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार जहाँ पे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का जो दायरा होता है वो व्यक्तिगत लिमिट तक होता है, यानी ये व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं। वही नीति निर्देशक तत्वों का जो है ये दायरा समाज के वृहद स्तर पर होता है। इनका मुख्य उद्देश्य ही होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं। नेगेटिव कैसे हैं, ये राज्य की शक्ति को लिमिट करते हैं, इसीलिए नेगेटिव हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे सकारात्मक हैं। क्या है, सकारात्मक है। तो ये इन दोनों के बीच का कुछ कोर डिफरेंस है। अब बात करें कि हम डीपीएससी की बात कर रहे हैं और यही बात ना हो कि बिहार में डीपीएससी का क्रियान्वयन हम किस स्तर पर देख सकते हैं, या जब भी हम डीपीएससी के बारे में लिखेंगे तो बिहार से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को विशेष तौर पर शामिल करेंगे। तो उनमें सबसे बड़ी बात बताएं कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के साथ ही पूरे देश में जमींदारी जो है उन्मूलन के लेकर प्रयास किए जा रहे होते हैं। ऐसे में बिहार उस टाइम पे एक प्रमुख राज्य होता है जो वहां पर क्या है, जमींदारी उन्मूलन के लिए अपनी नीतियां बनाता है। और इसी के संदर्भ में अब ये जमींदारी क्यों, क्योंकि हमारे डीपीएसपी में कैसा है, सामाजिक समानता की बात की गई है। उस समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम बनाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो जमींदारी है, ठीक है, इस जमींदारी को यहाँ पर जो इसको करने का प्रयास किया जाता है। भारत में यहाँ पर जैसे हमारा अनुसूचित जाति जनजाति है, जिनके संरक्षण की बात होती है, जिनके डेवलपमेंट की बात होती है, इन्हीं के वर्गीकरण के लिए इनको यहाँ पर क्या है, महादलित के तौर पर जो है चिन्हित करके इनके विकास के लिए बड़ी सारी परियोजनाएं जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं। बिहार में ही यहाँ पर जैसे हमारे डीपीएसपी में यहाँ पे जो मद्य पदार्थ है उसको निषेध किया गया है, उसी का ही क्रियान्वयन करते हुए बिहार में आपको पता है शराबबंदी जो है वो लागू की गई है। बिहार में यहाँ पर जो है आर्टिकल 40 को इम्प्लीमेंट करते हुए पंचायती राज अधिनियम जो है वो ना सिर्फ पंचायत का गठन किया गया, अपितु पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए बिहार वो पहला राज्य है जिसने 50% जो है वो महिला आरक्षण इसमें जो है रखा है, जिससे क्या है, जो हमारा ग्राम
ग्राम स्वराज का सपना है, हमारा लैंगिक समानता की जो बात है, उन सारी चीज़ों को हम पूरा कर सके। तो इस तरीके से जो नीति निर्देशक तत्व है उनका बिहार धरातल पर भी कार्य कर रहा है ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो ये था हमारा कंप्लीट, पीछे हमने मौलिक अधिकारों की बात की, यहाँ हमने डीपीएसपी की बात की। इन दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्या है हमारा, यहाँ पर जो बात हम करेंगे यूसीसी की, तो एक टॉपिक मैं इस पे भी लेकर आऊंगी, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा आपको, जस्ट लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। और बाकी इसी तरह के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन एंड जय हिंद।